डियर स्टूडेंट्स, आज का रिवीजन का टॉपिक रहेगा एरर्स। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंट एरर एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। तो पहले एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर्स बताया था कि किसी इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की एरर आ सकती हैं। वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण भी आ सकती हैं, वो ऑब्जर्वर के बायसिंग के कारण भी आ सकती हैं कि वो किस तरह से मेजरमेंट कर रहा है, ठीक से मेजर नहीं कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण भी आ सकती हैं। वो फिजिकल कंडीशंस के चेंजेस के कारण भी आ सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एरर्स हो चुकी हैं। इनमें ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए आगे चलता हूँ। पहले एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट एरर होती है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें दी गई हो और हम कोई मेजरमेंट करके अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालें सेम ऑब्जर्वेशन की, तो उन दोनों का डिफरेंस एरर कहलाएगा। और एब्सोल्यूट एरर कहना है तो फिर प्लस माइनस को हम ध्यान नहीं रखेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। चाहे माइनस की भी हो उसको भी प्लस की मानेंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ना दे रखी हो किसी ऑब्जर्वेशन की, तो हम अपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उन सभी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकाल लेंगे। उन एवरेज का जो वैल्यू आएगी वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हम बना लेंगे। एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यू कह लीजिए या ट्रू वैल्यू कह लीजिए। उस ट्रू वैल्यू का हर एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू से फिर डिफरेंस निकालते हैं और उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हर एक ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो मान लेते हैं A1, A2, A3, AN हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और ट्रू वैल्यू हमें गिवन है नहीं, इसलिए हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। वो इनका एवरेज ही हमारी ट्रू वैल्यू बन जाएगी। अब इस ट्रू वैल्यू का हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ डिफरेंस निकालते हैं और उसका केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। चाहे प्लस की हो वो भी प्लस, चाहे माइनस की हो वो भी प्लस लेंगे। अब इन सब एब्सोल्यूट एरर का अगर मीन निकाल लेंगे तो वो हमारी हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AN ऐसे लिख देते हैं। एवरेज के लिए बार लगा देते हैं ऊपर। अब आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होती थी रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और अगर परसेंट एरर निकालनी हो तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपनी आ जाती है परसेंट एरर। ये सब बातें हो चुकी हैं। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो अगर कोई रिजल्ट दो ऑब्जर्वेशन A और B के सम से आता था और A और B के मेजरमेंट में कुछ एरर आई, A में प्लस माइनस डेल्टा A, B में प्लस माइनस डेल्टा B, तो जो रिजल्ट Z में एरर आएगी प्लस माइनस डेल्टा Z जिसे हम बोलते हैं, वो आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। और मैक्सिमम एरर के लिए हम हमेशा प्लस लेते हैं, तो कह सकते हैं डेल्टा Z इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। प्लस माइनस है तो मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम लेना है तो केवल प्लस ही लेते हैं क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती हैं। उसी तरह से एरर इन प्रोडक्ट, अगर Z इक्वल टू A इंटू B होता है और A और B के मेजरमेंट में एरर आई है, तो Z के रिजल्ट में जो एरर आती है वो हम रिलेटिव एरर की टर्म में निकालते हैं। याद होगा फाइनल रिजल्ट आया था डेल्टा Z अपॉन Z, प्लस माइनस लगा लेता हूँ, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। मैक्सिमम निकालनी है तो केवल प्लस लेंगे।
और रिलेटिव एरर नहीं निकालनी, केवल एरर निकालनी है तो जेड को इधर ले जाएंगे, ये प्रोडक्ट में जो एरर आएगी वो आ जाएगी। और परसेंट एरर निकालनी हो तो रिलेटिव एरर को दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारी परसेंट एरर आ जाएगी। इसी तरह से एरर इन डिवीजन में भी आंसर यही आएगा। ए अपॉन बी अगर करें तो उसका आंसर भी सेम टू सेम। मैंने एरर इन डिवीजन में ये लेके कराया था z इक्वल टू ए की पावर m अपॉन बी की पावर n, और बताया था ये पावर पहले आ जाती हैं, तो डेल्टा z अपॉन z उस केस में आ जाता है m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। क्योंकि यहाँ पे सिंगल पावर थी तो यहाँ पे 1 1 है, जितनी इनकी पावर होती हैं वो मल्टीप्लाई में पहले आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और किसी भी नंबर में जो सबसे यूनिट प्लेस वाला, सबसे राइट साइड वाला जो डिजिट होगा वो सबसे कम रिलायबल होता है, अनसर्टेन होता है। उसके बाद के जितने भी होंगे वो सब छोड़ने पड़ेंगे, केवल एक अनसर्टेन और बाकी जितने भी हैं वो रिलायबल नंबर माने जाएंगे। तो एक अनसर्टेन और बाकी रिलायबल डिजिट्स को मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं किसी गिवन नंबर की, जो किसी मेजरमेंट का आंसर होगा उसमें जो नंबर आए हैं वो। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो का विशेष बताया गया था कि किसी भी नॉन डेसिमल नंबर में ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। मान लीजिए ये कोई नंबर है और इसमें हम कितनी भी जीरो बढ़ा दें तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, केवल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5, 1 2 3 4 5। कुछ रूल थे जीरो वाले, उसमें ध्यान देंगे। दूसरा ये था कि किसी डेसिमल नंबर में जो 1 से छोटी हो तो उसमें डेसिमल और किसी भी नॉन जीरो नंबर के बीच जितनी भी जीरोज हैं वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होती। नेक्स्ट था नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 3 नंबर था कि किन्हीं भी दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ जाए तो फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाती है। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं क्योंकि जीरो अब इसमें सिग्निफिकेंट हो गई है, 2 नॉन जीरो के बीच में आ गई है। फिर था कि किसी भी नंबर में जो 1 से छोटी हो, डेसिमल से पहले की जितनी भी जीरो होंगी वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। कि किसी मेजरमेंट की यूनिट बदलने से उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस हमें दी गई है 2.700 किलोमीटर, डेसिमल के थर्ड प्लेस तक ये शो कर रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया वो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक मेजर कर सकता है। इसलिए इस टाइम उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये बात ध्यान देंगे, तब भी बताई गई थी। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाता है 2700 मीटर। अब इसमें 2 जीरो जो हैं वो, क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर बन गई है तो इसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रही, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जानी चाहिए 2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज होने से चेंज नहीं होती। अगर हमें किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो हमें केवल ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 2.700 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें हुई थी। जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसमें हम डेसिमल के उतने ही प्लेस रखते हैं जितने जो नंबर ऐड की गई थी उनमें सबसे कम प्लेस थे डेसिमल के। मल्टीप्लिकेशन में बताया था, मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा वो होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर जितने किसी नंबर में सबसे कम थे जो मल्टीप्लाई की गई।
मान लीजिए एक नंबर थी 2.756 और दूसरी नंबर थी 1.2, तो जो इसका आंसर आएगा उसमें हम केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, बाकी को हमें राउंड ऑफ करके छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें ले लेते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब है कि हमें किस डेसिमल के प्लेस तक अपने नंबर को रखना है, बाकी को जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो जिनका कोई यूज नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। तो इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहला रूल था कि लास्ट का डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसका 1 मान के उससे पहले वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं। दूसरा था कि लेस देन 5 है तो इससे पहले वाले डिजिट को अनचेंज रहने देते हैं। तीसरा था अगर 5 ही है और उसके आगे कोई भी नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो फिर इसका 1 मान के इसमें ऐड कर देते हैं इससे पहले वाले डिजिट में। और लास्ट था कि अगर 5 के बाद 0 हुआ तो क्या किया जाए। यहाँ पे 2 पार्ट हुए थे। पहले पार्ट में अगर ये नंबर इवन था तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अनचेंज्ड। अगर हमारी कोई संख्या ऐसी है 2.7650 और हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक रखना है तो हमें 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के बाद में 0 है तो उसको हम 1 मान के जोड़ें या ना जोड़ें। तो अगर इससे पहले इवन है 6 तो फिर हमें इसको अनचेंज रखना पड़ेगा, 2.76 आंसर आ जाएगा। और अगर ये ओड होता तो फिर इसमें हम +1 कर देते। अगर यही हमारा आंसर 2.7750 होता तो फिर हमें इसे 2.78 लिखना होता। तो ये कुछ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का रिवीजन हुआ, इसको तैयार रख लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।